गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1 में दो सेकंड समझ लीजिए क्या क्या हमने आपको बता दिया था। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1 में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट बनाया था जिसका स्लोप नेगेटिव आया था, जो कि हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और उसको कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और दूसरी चीज हमने आपको बताई थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट बताया था, जिसका ग्राफ आया था पॉजिटिव, जिसका स्लोप आया था पॉजिटिव, और वो हमेशा रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, उसका फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग था। उसके साथ ही साथ हमने बताया था कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट को प्रभावित कर सकते हैं, रिएक्शन की रेट को बदल सकते हैं। मींस कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दें, रिएक्शन की स्पीड को घटा दें, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को रेट को बढ़ा दें और रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल कर लें, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट बता दें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट बता दें। ठीक है, आज हम इसकी बात करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो देखिए। फैक्टर्स नंबर 1 आपका टेम्परेचर है। दूसरा फैक्टर कॉन्सन्ट्रेशन है, और तीसरा फैक्टर सरफेस एरिया है। क्या है? सरफेस एरिया है। और चौथा फैक्टर कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट है। और पांचवा फैक्टर रेडिएशन है। क्या है? रेडिएशन। और छठा फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है। क्या है? रिएक्टिंग स्पीसीज है। मींस पोलर है कि नॉन पोलर। पहला फैक्टर टेम्परेचर है, दूसरा आपका कंसंट्रेशन है, तीसरा आपका सरफेस एरिया है, चौथा आपका कैटलिस्ट है, पांचवा आपका रेडिएशन है, और छठवां नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है। मींस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, रेडिएशन और नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक, हम एक एक टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। किसके? एक एक टर्म के बारे में। तो सबसे पहला टर्म हम बात करते हैं टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं? टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं यहाँ पे? टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इज डायरेक्टली, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है? इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ज़्यादातर रिएक्शन टेम्परेचर रिक्वायर्ड करती हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। सिंबल देखिए, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर आपका बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर हर एक चीज, ये जो कंडीशन है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, जो फोटोसिंथेसिस होता है, सनलाइट जितना तेजी से पड़ता है उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा। और कोई भी चीज़ आप अगर पकाते हैं तो टेम्परेचर जितना हाई होगा उतनी जल्दी पकेगा। तो इसका मतलब वो रिएक्शन जिनको टेम्परेचर चाहिए, अगर उसके लिए टेम्परेचर आप दे रहे हो तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? फेवरेबल कंडीशन।
तो वो उनके लिए एप्लीकेबल है जिनको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन उस रिएक्शन को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मीन्स अगर ये कंडीशन लिखें तो ये कंडीशन इज एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है? इज एप्लीकेबल फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जून रिएक्शन के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल है जिनको एक्चुअल में टेम्परेचर चाहिए। अगर टेम्परेचर चाहिए, आप टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो कंडीशन फेवरेबल कंडीशन होगी फॉर दैट रिएक्शन। लेकिन अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक इन द सेंस कि हीट वो निकालना चाह रहा है। एक्सोथर्मिक मीन्स का मतलब हुआ, एक्सोथर्मिक का मतलब वो टेम्परेचर को क्या चाहता है कि टेम्परेचर निकले, और तुम टेम्परेचर अगर दोगे तो क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्लास 11 में पढ़ा होगा। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगी। किसके लिए? एक्सोथर्मिक, क्योंकि वो रिएक्शन चाहता ही नहीं टेम्परेचर। अगर कोई रिएक्शन टेम्परेचर नहीं चाह रहा, तुम टेम्परेचर दिए जा रहे हो, तो फेवरेबल कंडीशन कभी माना जाएगा? कतई नहीं माना जाएगा। तो इसलिए यहां पे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली proportional to the temperature, ठीक है, टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तब अप्लीकेबल है जब रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होगा। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सीधा सीधा कंक्लूजन समझिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, लेकिन उस रिएक्शन को टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर दो तो फेवरेबल कंडीशन है। बट अगर रिएक्शन को टेम्परेचर नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी टेम्परेचर निकाल रहा है, तो टेम्परेचर देंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडो का मतलब हुआ एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी कंज्यूम्ड कर रहा है, और आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हुआ उसको एनर्जी नहीं चाहिए, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो दोनों टर्म आपको समझ में आ गए हों। और दूसरी चीज देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनको टेम्परेचर चाहिए, तो जनरली कहा जा सकता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को छोड़कर उन सब के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। क्लियर है? आप इसको पहला पॉइंट नोट कर लिए, टेम्परेचर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रैप कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट हमने लिखा था कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा नाम क्या है? एक्टिव मास। एक्टिव मास को ही मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलैरिटी। क्या कहते हैं? मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा नाम है एक्टिव मास, एक्टिव मास को ही मोलैरिटी कहते हैं। क्लियर है? तो देखो, according to the law of mass action, क्लास 11 में इसको पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन,
the rate of reaction is directly proportional according to the law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to the product of active mass of reacting species ठीक है, with power raised their stoichiometric coefficient. ये लॉ ऑफ मास एक्शन था, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विद पावर रेज दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें और रिएक्शन ए मोल ऑफ ए है प्लस बी मोल ऑफ बी है तो गिव्स आउट सी मोल ऑफ सी है तो एंड डी मोल ऑफ डी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, मींस रिएक्टिंग स्पीशीज ए है तो ए ले लिया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है छोटा ए, पावर चढ़ा दिया, प्रोडक्ट बोला है ना, प्रोडक्ट बोला तो मल्टीपल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ बी और यहाँ पे पावर ये चढ़ा देंगे, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिख रहा है आपको, कॉन्सेंट्रेशन के, तो यहाँ पर मिल सकता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है के, जिसको रिएक्शन कांस्टेंट कहते हैं ए, अब बी की पावर बी, ये आपका हुआ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से ये बात क्लियर निकल के आ रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज को बढ़ाएंगे तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी। ये किसके हिसाब से, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। यहाँ देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, क्लियर है। तो जितना कंसंट्रेशन ए का होगा उतना कंसंट्रेशन जितना कंसंट्रेशन ए का बढ़ेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो कंसंट्रेशन इसका अगर बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्लियर है। आप इसको नोट कर लीजिए, क्लियर। देखिए तो कंक्लूजन निकल के क्या आया कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reacting species ये आपका ये रिलेशन निकल गया, क्लियर है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, सरफेस एरिया की। देखिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ती है, हमेशा क्या होती है, बढ़ती है।
तो यहां लिख सकते हैं ऑन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। एग्जाम्पल समझिए, अगर किसी मॉलिक्यूल का, किसी रिएक्टिंग स्पीसीज का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो मोर रिएक्टिव होगा देन जिसका सरफेस एरिया कम है। जैसे पाउडर्ड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सॉलिड जिंक। मतलब अगर आप चेहरे पे पाउडर लगाते हो, पाउडर क्या आसानी से एडजॉर्प्शन हो जाता है ना चेहरे पे, तो वो क्या है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। कुछ लोगों को सरफेस एरिया में कंफ्यूज, सरफेस एरिया मतलब कितना घेराव है। साड़ी अगर फैला दें तो ज़्यादा आसानी से सूख जाती है, अगर उसको बटोर के रखेंगे तो वो क्या होगा, आसानी से नहीं सूखेगी। तो कपड़े को अगर फैला दिया जाए, सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो किसी की चीज़ का अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन increases. On increasing the surface area, rate of reaction is increases. हमेशा इंक्रीज करेगा। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल जिंक पाउडर इज मोर reactive than solid जिंक। ये बोर्ड में पूछा भी गया है कि कौन सा ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मैं किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो जिंक पाउडर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक सॉलिड। ये आपको वर्कशीट में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट में बात करते हैं। रेडिएशन की, किसकी बात करते हैं, रेडिएशन की। रेडिएशन जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगी। एग्जाम्पल की बात कर लें, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रेडिएशन इंपॉर्टेंट है, और डिकम्पोजिशन ऑफ AgI एंड AgBr। तो पहला पॉइंट लिख दे रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडिएशन की। जितना अच्छा रेडिएशन होगा, जितना अच्छा टेम्परेचर होगा, उतना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ AgI और AgBr का डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो देखिए AgI का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो Ag प्लस I2, और AgBr का कराएंगे तो Ag प्लस Br2। क्लियर है। और दूसरा हो गया फोटोसिंथेसिस भी, एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो अगर रेडिएशन मिलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया। फिर रेडिएशन एक तरह का क्या है, टेम्परेचर है। क्या है, टेम्परेचर है, एनर्जी के फॉर्म में। किसके, फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी, किसके फॉर्म्स में, फोटॉन्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं लिख दिया H इंटू म्यू, और H इंटू म्यू मीन्स सनलाइट, और सनलाइट एक तरह का टेम्परेचर है। क्या है, टेम्परेचर है। सनलाइट एक तरह का टेम्परेचर है। क्लियर है। तो रेडिएशन बढ़ने से, सनलाइट की टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरी चीज देखिए, ये जो रेडिएशन एक तरह का टेम्परेचर है, तो मैंने आपको अभी पहला टॉपिक पढ़ाया था टेम्परेचर। क्या पढ़ाया था? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, जिस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए, कुछ प्रोसेस होती हैं जो टेम्परेचर बिना लिए रिएक्शन नहीं प्रोसीड करती, तो उसके लिए टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर निकाल कर ही स्टेबल होती हैं, टेम्परेचर लॉस करके ही प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर जरूरी नहीं है। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, लेकिन प्रोसेस एंडोथर्मिक होना चाहिए। कैसा थर्मिक? एंडोथर्मिक। और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा घटेगी। क्या होगी? घटेगी। जैसा एग्जांपल बता, कोई भी गैस किसी लिक्विड में घोला जाता है तो वो एग्जांपल होता है किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ लिक्विड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ लिक्विड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन दैट लिक्विड इज डिक्रीज करेगा। मानते हैं इस बात को? ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैसेस ऑन अ लिक्विड इज डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। क्लियर है? ठीक। हॉट वाटर में फिश भी स्टेबल नहीं करती है, मछली भी जितना नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर में जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है इन दियर ब्लड है, वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जब डिक्रीज करेगा तो एक्वाटिक रह पाएंगे क्या? कंफर्टेबल रह पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी गैस जब किसी लिक्विड में मिलाया जाता है तो एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ सोडा वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, solubility of oxygen in water, solubility of oxygen in blood, solubility of carbon dioxide in soda water और कोका कोला और स्प्राइट, जो भी हो। ठीक है ना? तो टेम्परेचर की बात कर लिए। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं कैटलिस्ट की। किसकी बात करते हैं? कैटलिस्ट की। देखिए, कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के फेवर में होता है। कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के फेवर में होगा, रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, रिएक्शन को लेके जाएगा। अब कैटलिस्ट समझिए, आप कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को प्रोसीड करता है। मैं भी एक तरह का कैटलिस्ट हूं जो आपको समझा रहा हूं, आपके समझने के तरीके को, आप समझने की स्पीड को बढ़ाता हूं। तो मैं भी क्या हूं? कैटलिस्ट। लेकिन मैं आपके साथ एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। तो कैटलिस्ट क्या है? एक केमिकल है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोसीड करे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं। एग्जांपल देखिए, इन द हाइबर प्रोसेस N2 gas plus 3H2 gas gives out 2NH3 gas in the manufacture of ammonia. आयरन जो है, आयरन सॉलिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट है, और मोलिबेडम भी एक्ट एज अ कैटलिस्ट है। लेकिन ये कैटलिस्ट एक तरह का प्रमोटर है। किसके? वो आयरन को प्रमोट करता है। तो यहां देखो, Fe सॉलिड एक्ट एज कैटलिस्ट while molybdenum act as promoter for
Fe कैटलिस्ट, फॉर Fe कैटलिस्ट। इसको मैं MO लिख देता हूँ अच्छे से, मोलिबेडम। आयरन जो है कैटलिस्ट की तरह काम करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया में, जो एमोनिया की फॉर्मेशन को बढ़ाता है। और वहीं मोलिबेडम एक तरह का प्रमोटर है जो आयरन की कैटेलिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है। प्रमोटर वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करे, प्रमोट करे। तो पूछा गया एग्जाम में कि बताइए इन द हाइबर प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया विच वन एक्ट एज अ प्रमोटर। तो एग्जाम्पल क्या होगा, मोलिबेडम। एंड विच वन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, क्या आंसर देंगे, आयरन। क्लियर है। तो ये कैटलिस्ट हमेशा फेवर के काम में करता है, फेवर ऑफ द रिएक्शन होता है। अगर रिएक्शन को कंट्रोल करनी है तो कैटलिस्ट डालेंगे, रिएक्शन को बढ़ा देनी है तो कैटलिस्ट डालेंगे, रिएक्शन को घटा देनी है तो भी कैटलिस्ट डालेंगे। क्लियर है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मीन्स नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, क्या चीज, स्पीसीज। पोलर मॉलिक्यूल रिएक्ट easily with polar मॉलिक्यूल। मतलब अगर एक पोलर मॉलिक्यूल है तो दूसरा भी पोलर मॉलिक्यूल है तो वो इजिली रिएक्ट कर सकता है। यानी क्या लिखा है, पोलर मॉलिक्यूल रिएक्ट इजिली विद अदर पोलर मॉलिक्यूल, आसानी से खुल सकता है। जैसे डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, वैसे एग्जांपल ये भी है। और नॉन पोलर मीन्स नॉन पोलर सॉल्यूट dissolved in non-polar solvent। और नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल देख लीजिए, पूछा भी गया CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, C6H6 बेंजीन भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, हेप्टेन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और टोलिन भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट क्या है, पोलर सॉल्वेंट H2O is an example of polar solvent। किसका है, पोलर सॉल्वेंट। ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है इजिली। अब पोलर सॉल्यूट पोलर में डिसॉल्व होगा इजिली, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा इजिली। आप एग्जांपल याद रखिएगा, CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, हेप्टेन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, टोलिन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता इसलिए है क्योंकि इसकी पोलरिटी बहुत ज़्यादा है और अपने अंदर मैक्सिमम चीज़ों को डिसॉल्व करने की क्षमता भी रखता है, इसीलिए इसको हम पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो ये आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस है। अब हम इसका कंक्लूजन बता देते हैं ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। देखिए, यहां मैं लिखा
ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर इंडोथर्मिक थर्मिक रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन 1 हो गया, सरफेस एरिया 2 हो गया, कंसंट्रेशन 1 हो गया, सरफेस एरिया 2 हो गया, रेडिएशन 3 हो गया, कैटलिस्ट 4 हो गया, पोलैरिटी 5 हो गया और टेम्परेचर 6 हो गया। तो ये आपका कंक्लूजन है। क्या है? कंक्लूजन है। ये आपका क्या है? कंक्लूजन है। आप इतना याद रखिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक के लिए डायरेक्टली है, एक्सोथर्मिक के लिए इनवर्सली है। ये आपका कंक्लूजन है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, रेडिएशन बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, कैटलिस्ट बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, पोलैरिटी बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी, टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, इसको टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो ये आज हमारा केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2 होगा और हमने पार्ट 1 में यहाँ तक, इसके पहले तक पढ़ा दिया था। कल की क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ाएंगे, सॉरी पार्ट 3 पढ़ाएंगे। कल की क्लास में हम पार्ट 3 पढ़ाएंगे और डेली वीडियो पाने के लिए आप लिंक से जुड़े रहिए। आपको मैं सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज, वर्कशीट के साथ ये सारी बातें बताता रहूँ। और लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वर्कशीट या एज असाइनमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो पे बेस्ड क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए। आपका एक एक टॉपिक 100% क्लियर होता चला जाएगा।